गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना हिंदी व्याकरण में टॉपिक चल रहा है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हमने वर्ण के बारे में, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन के बारे में मैंने अलग अलग आपको बता दिया है कि स्वर के कितने भेद होते हैं और व्यंजन के कितने भेद होते हैं। अब आगे देखते हैं। पिछली कक्षा में ये भी पढ़ लिया है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो एक या एक से अधिक व्यंजनों के मेल से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन है क्षय, त्रय, गी और श्रय। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? जब एक ही प्रकार के दो व्यंजनों का मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कै और कै। यहाँ पर कै अधूरा है, इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है, आधा कै जिसे बोलते हैं। ये है आधा कै और ये है पूरा कै। एक जैसे ही स्वर हैं दोनों, एक जैसे ही व्यंजन हैं दोनों। तो इन दोनों में ऐसे ही व्यंजनों को, इनसे मिलकर बनने वाला शब्द जैसे पक्का, मक्का, तो ऐसे जो व्यंजन हैं उनको हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन। ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण है जैसे चय, चय, आधा चय और पूरा चय। तो एक जैसे व्यंजन हो गए। इन दोनों से मिलने वाले शब्द जो हैं जैसे बच्चा, सच्चा, ऐसे शब्द जो हैं, तो इनमें जो व्यंजन आ रहे हैं ये, इनको हम बोलेंगे द्वित्व व्यंजन। जब एक ही प्रकार के दो व्यंजनों का मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। तो ये हो गया द्वित्व व्यंजन। आगे है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? जब दो भिन्न प्रकार के व्यंजनों का मेल होता है। द्वित्व व्यंजन में तो एक ही प्रकार के व्यंजनों का मेल होता है और संयुक्ताक्षर में दो भिन्न प्रकार के व्यंजनों का मेल होता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे भिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे द और ये, तो इन दोनों के मिलने से जो शब्द बनते हैं वो है विद्या, पद्य, ऐसे जो शब्द हैं। तो यहाँ दोनों व्यंजन जो हैं जो अलग अलग हैं, तो ऐसे शब्दों को हम, ऐसे व्यंजनों को हम कहेंगे संयुक्ताक्षर। ऐसे ही श और वह, स आधा है और वह पूरा है। इन दोनों व्यंजनों के मेल से बनने वाले शब्द हैं जैसे स्वर, स्वाद। तो ऐसे जो व्यंजन हैं इनको हम संयुक्ताक्षर मान सकते हैं। तो ये हो गया संयुक्ताक्षर। जब दो भिन्न प्रकार के व्यंजनों का मेल होता है तो उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर, और एक ही प्रकार के व्यंजनों का मेल होता है तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। अब देखिए आगे आगत ध्वनियाँ। इनके अलावा एक ध्वनि और होती है आगत ध्वनि। आगत का आशय है आया हुआ। आगत जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? आया हुआ। इसका अर्थ है आया हुआ। जैसे हिंदी जो भाषा है अपनी, इसमें विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द और लिए हुए हैं। जैसे हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत विशाल है और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हिंदी भाषा में देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि हम हमारी हिंदी भाषा में अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी हम प्रयोग करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? आगत ध्वनियाँ। जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, ये जो भाषाएं हैं इनके कई शब्दों का प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में करते हैं। जय व फै के नीचे नुक्ता लगा हुआ है यहाँ। तो ऐसी ध्वनियाँ हैं जिन्हें फारसी भाषा से अपनाया गया है। ये जय और फै ऐसी ध्वनियाँ हैं, इनको फारसी भाषा से लिया गया है। और इसके बाद में है इसी प्रकार आ की ध्वनि को अंग्रेजी भाषा से अपनाया गया है। आ की ध्वनि जहाँ आती है तो इस ध्वनि को हमने अंग्रेजी भाषा से अपनाया है, और जय और फै जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है इनको हमने फारसी भाषा से अपनी हिंदी भाषा में अपना लिया है। तो ये हो गए आगत ध्वनियाँ। जैसे इनसे बनने वाले शब्द जैसे मजहब, जरूर, दफा, कॉलेज, ऐसे जो शब्द हैं ये इनमें आगत ध्वनियाँ मानी जाती हैं। आगत ध्वनियों में जैसे ये विदेशी भाषाएं जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी,
इन भाषाओं से लिए गए जो शब्द हैं वो ये हैं। अब देखिए आगे, अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह ये न तो स्वर होते हैं और न ही इन्हें व्यंजन कहा जाता है। मतलब न तो इनको स्वरों में शामिल किया जाता है और न ही व्यंजन में इनको शामिल किया जाता है, तो वो होते हैं अयोगवाह। अब देखिए अयोगवाह 3 प्रकार के हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। पहला है अनुस्वार। अनुस्वार में अंग, जहाँ अंग की आवाज़ आती है, ध्वनि आती है, तो उसे हम कहेंगे अनुस्वार। ए के ऊपर ये जो बिंदु जो लगी हुई होती है उसे हम बोलते हैं अनुस्वार। तो इससे बनने वाले जो शब्द हैं जैसे गंगा, बंदर, मंदिर आदि, इन सभी में अनुस्वार लगा हुआ है। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक जैसे ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई होती है तो उसे हम बोलते हैं अनुनासिक। जैसे चांद, 5, गांव। अनुनासिक मतलब जिसका उच्चारण करते समय नासिका से जो ध्वनि निकलती है तो उसे हम बोलते हैं अनुनासिक। जैसे शब्द हैं चांद, 5, गांव आदि, जैसे इनमें इन सभी में है अनुनासिक, जैसे चंद्र बिंदु लगी हुई है सभी में, तो ये है अनुनासिक। अब आगे देखिए विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं? ए के पीछे 2 बिंदु लगे हुए होते हैं, इनको हम बोलते हैं विसर्ग। जैसे और इसका उच्चारण करते हैं जब हम विसर्ग का, तो आवाज़ है का उच्चारण यहाँ होता है। जैसे एह, इसका उच्चारण हम करेंगे तो उच्चारण में ध्वनि निकलेगी एह की, मतलब ए के साथ है का उच्चारण होगा। विसर्ग के स्थान पर है का उच्चारण किया जाता है। तो जैसे इसके उदाहरण हैं अतः, प्रातः, पूर्णतः आदि, इन सभी में विसर्ग के स्थान पर है का उच्चारण हो रहा है। तो ये है अयोगवाह है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये 3 प्रकार के होते हैं अयोगवाह। ये न तो स्वरों के अंदर आते हैं और न ही इनका व्यंजन के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार हमने वर्ण विचार यहाँ तक अपना हो गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि वर्ण की परिभाषा एक ही आपको याद रखनी है कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं और व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। अब आगे ये इनके अलावा और जो व्यंजन हैं जो इसके भेदों में शामिल नहीं किए गए हैं उनको मैंने आपको अलग से बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आप ये एक बार अपनी कॉपी में कर लेना और इसे याद भी करना है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।